एवरीवन, आज हम लोग पीडियाट्रिक का दूसरा लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ़िजिकल एग्जामिनेशन हम बच्चों में कैसे कर सकते हैं। पीडियाट्रिक में हम फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं और हम कैसे पता करेंगे क्या चीज़ें नॉर्मल है और क्या चीज़ एबनॉर्मल है। ठीक है, तो हम लोग इसमें शुरू करते हैं हेड टू टो एग्जामिनेशन। ठीक है, हेड टू टो पूरा एग्जामिनेशन हम लोग इसमें कंप्लीट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं हेड के बारे में। ठीक है, तो एट बर्थ जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त जो हेड का डायमीटर होता है वो 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है। ये क्या है? नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, नॉर्मली जब बच्चा जन्म लेता है न्यू बॉर्न जो होता है उसमें इतना सेंटीमीटर तक उसकी हेड की सरकमफ्रेंस होती है। अगर 33 सेंटीमीटर से कम हुआ तो माइक्रोसेफेली कहलाएगा। अगर 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ तो मैक्रोसेफेली या फिर हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, माइक्रो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, सेफेली मतलब ब्रेन। ठीक है, या फिर हेड। हाइड्रोसेफेलस हम लोग को पता है कि हाइड्रो जहाँ पे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए हमारे हेड में तो वो कहलाती है हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, अब कुछ जो बर्थ इंजरी है हेड में जो कि जन्म से ही मिलते हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चा जन्म लिया वह उसके जस्ट बाद या फिर मतलब जन्म लेते ही मतलब बच्चे में कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या वो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। ठीक है, कैसे हम लोग उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो इसमें दो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, सेफेलोहेमेटोमा, कपुट सक्सिडम। ठीक है, सेफेलो हेमेटोमा पहले देखते हैं। तो सेफेलो मतलब ब्रेन, हेमेटोमा मतलब ब्लड। ठीक है, हेमे मतलब ब्लड। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसमें बच्चा जो जन्म लेगा, जन्म के तुरंत बाद ही उसमें ब्लड के कलेक्शन मिलेंगे। उसके ब्रेन में जो है ब्रेन के किसी पार्ट में टेम्पोरल एरिया या फिर पेराइटल एरिया कहीं भी ब्लड की कलेक्शन मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये डोंट क्रॉस द सूचर लाइन। ये जो हमारा जो ब्रेन हुआ ना, यहाँ पे जो फ्रंटल हुआ, पेराइटल हुआ, ठीक है, ये फिर सेजाइटल हुआ, तो ये सॉरी ऑसिपिटल। ठीक है, तो ये जो सूचर लाइन होता है ना, ये लाइन सूचर जो दो बोन को मिला के रखता है। ठीक है, तो जो सूचर लाइन होता है उसको ये कभी क्रॉस नहीं करता है। ये हेमेटोमा बनेगा तो इस रीजन में बना तो बना, ठीक है, लेकिन इस रीजन को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, इसको ये क्रॉस नहीं करेगा, ये सूचर लाइन को ये कभी क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये खुद ब खुद ये डिसअपियर हो जाता है 1 से 2 हफ्ते में। ये खुद ब खुद डिसअपियर हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमें क्या इंजरी मिल सकती है, दूसरा एबनॉर्मलिटीज कपुट सक्सिडेनम। ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन। इसमें क्या था, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड मतलब सीएस फ्लूइड हो सकता है, मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, वाटर का हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये ब्लड नहीं होता है। प्रेजेंट एट बर्थ के टाइम ही प्रेजेंट होता है। क्रॉस द सूचर, ये क्या करता है, सूचर को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, ये जो सूचर लाइन है, ठीक है, ये जो सूचर लाइन है इसको ये क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, डिसअपियर 48 to 72 आवर्स, ये 48 से 72 घंटे में डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये दोनों चीज़ें होती कैसे, अब जब बच्चा जन्म लेता है डिलीवरी के टाइम में क्या होता है कि जो उसका हेड होता है ना और ये जो बोन होता है, ठीक है, जो हेड का जो बोन होता है, ठीक है, 8 बोन्स होते हैं ना, पेराइटल, फ्रंटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। तो ठीक है, उनके बीच में ऐसे ओवरलैपिंग मूवमेंट होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उसकी हेड की सरकमफ्रेंस ज़्यादा होने की वजह से उसकी ऐसे आपस में मूवमेंट होती है। जब वो कंप्रेस होता है, हेड जब कंप्रेस होता है ना, तो उसके साथ साथ वहाँ का जो ब्लड वेसल्स होता है वो भी कंप्रेस होता है। तो कई बार क्या होता है, ब्लड वेसल्स छोटी छोटी कैपिलरीज होती है ना, वो ब्रस्ट कर जाती है। जब वहाँ पे वो ब्रस्ट कर जाती है तो वहाँ से ब्लड निकल के हेमेटोमा बना लेता है। ठीक है, कई बार सीएसएफ फ्लूइड मतलब बाहर निकल जाती है या फिर सीएसएफ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाती है तो हाइड्रोसेफेलस जैसी कंडीशन भी आ जाती है या फिर कपुट सक्सिडेनम जैसी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन जब डिलीवरी के टाइम जब बच्चे की हेड में जो मूवमेंट होती है ना उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्लोजिंग ऑफ सूचर। अब ये जो सूचर बनते हैं ना, सूचर जो दो बोन को कांटेक्ट में रखते हैं उसको ऑसिफाई होते हैं, मतलब जो बच्चा जन्म लेता है जब न्यू बॉर्न करता है तो उसके जो सूचर होते हैं ना, ये बीच में जो ये सूचर दो बोन को जो जोड़ के रखता है। ठीक है, ये पेराइटल हो गया, ये भी पेराइटल है, ये ऑसिपिटल है, ये फ्रंटल है। तो ये जो सूचर है
ये जो बोन को ज्वाइंट करके रख रहा है। तो ये अच्छे से ऑसिफाइड नहीं होता। ऑसिफाइड कहने का मतलब कि अच्छी तरीके से अभी इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता है, ये क्लोज नहीं रहता है कम्प्लीटली, ठीक है। इसकी क्लोजिंग कब तक कंप्लीट होती है? 6 मंथ से लेकर 2 वर्ष तक लग जाती है, 6 मंथ टू 2 ईयर्स लग जाते हैं उसकी क्लोजिंग में, ठीक है। अर्ली क्लोजिंग ऑफ सूचर, अगर सूचर की एक टाइमिंग है कि 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स में होगी, लेकिन वही क्लोजिंग सूचर का अर्ली होने लगे, यानी 6 मंथ से पहले होने लगे, 5th मंथ में ही होने लगे, 4th मंथ में उसकी कंप्लीट सूचरिंग क्लोजिंग हो जाए, तो इसको बोलते हैं क्रैनियोसाइनोस्टोसिस। क्या बोलते हैं? क्रैनियोसाइनोस्टोसिस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को। क्या बोलते हैं? क्रैनियोसाइनोस्टोसिस, ठीक है। अब ठीक उसी तरह अब क्या होता है? फॉन्टानिल होता है, ठीक है, हमारे ब्रेन में, ठीक है, फॉन्टानिल होता है जब बच्चा जन्म लेता है, अब तो नहीं, एडल्ट में नहीं, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास 2 फॉन्टानिल उसके ब्रेन में होते हैं, एंटेरियर पोस्टेरियर। ऐसे तो टोटल नंबर ऑफ फॉन्टानिल जो होते हैं 6 होते हैं, लेकिन 2 ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंटेरियर होते हैं, पोस्टेरियर होते हैं, पैराइटल में होते हैं, सेफनॉइड में होते हैं, मस्टॉइड, सेजाइटल, इतने सारे टोटल 6 होते हैं, ठीक है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट होते हैं जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, एंटेरियर फॉन्टानिल, पोस्टेरियर फॉन्टानिल। एंटेरियर फॉन्टानिल को ब्रैगमा कहते हैं, पोस्टेरियर फॉन्टानिल को लैम्डा कहते हैं, ठीक है। एंटेरियर फॉन्टानिल का जो शेप होता है वो डायमंड शेप होता है, और इसकी जो मतलब मेजरमेंट होती है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी इधर से भी मेजर करेंगे, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये एंटेरियर फॉन्टानिल। जबकि वहीं पोस्टेरियर फॉन्टानिल जो होती है लैम्डा होती है, और ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, 1.2 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंटेरियर फॉन्टानिल कहाँ होता है और पोस्टेरियर फॉन्टानिल कहाँ होता है। ये गाइनी मिल रही है आपको पढ़ना। ये हो गया हमारा फ्रंटल, और यहीं पे ये पेराइटल, और ये क्या? ऑसिपिटल। यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे ये होती है एंटेरियर फॉन्टानिल, और यहाँ पे हमारा क्या होता है? पोस्टेरियर फॉन्टानिल, यहाँ पे पोस्टेरियर फॉन्टानिल, ठीक है। ये जो होती है ना, गैप होती है इन बिटवीन द बोन्स, ठीक है, इन बिटवीन द सूचर लाइन एंड बोन्स के बीच में ये गैप होती है, जो कि बाद में जाके ये फिल होती है, ऑसिफाइड होती है, इसमें बोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये गैपिंग रह जाती है। तो ये जो होती है क्लोज कब होती है? एंटेरियर जो फॉन्टानिल है वो 18 मंथ तक क्लोज होती है, यानी इसको 1.5 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, क्लोज होने में। जबकि ये जो है 6 वीक में ही, 1.2 मंथ में ही ये क्लोज हो जाती है, ठीक है, बंद हो जाती है, ठीक है। ये रहा हमारा हेड का एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो सिस्टम है आई के बारे में। अब हम लोग आई का देखते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो नॉर्मली आई सिमेट्रिकल होनी चाहिए, दोनों आई का जो सिमेट्री है, शेप है, साइज है, वो एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। शेप बिटवीन इनर कैंथस, अब देखिए ये जो हमारा आई हुआ ना, यहाँ पे हमारी नोज होती है, ये हुआ आई, तो ये कहलाती है इनर कैंथस, ये कहलाती है आउटर कैंथस। ये इनर कैंथस, ये आउटर कैंथस। तो इन दोनों कैंथस के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, ये कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। तो स्पेस बिटवीन इनर कैंथस इज 2.5 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल है, आपको मैं नॉर्मल बता रही हूँ, उसके बाद मैं एबनॉर्मल चीज़ें बताऊँगी कि क्या चीज़ें एबनॉर्मल हो सकती है, ठीक है। कलर डिपेंड ऑन स्किन कलर, अब आई का जो कलर है ना वो डिपेंड करता है कि बच्चे की स्किन कलर क्या है। अगर बच्चे की स्किन कलर बहुत लाइट है, ठीक है, तो उसका जो आँख का कलर होगा वो ग्रे होगा या फिर स्लेटी कलर होगा, मतलब ग्रेइश कलर होगा, ठीक है। वहीं किसी बच्चे की कलर डार्क है, ठीक है, तो उसका जो आई का कलर होगा वो क्या होगा? ब्लू होगा, ठीक है, ब्लू होगा। अब हम लोग देखते हैं प्यूपिल के बारे में, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि जब प्यूपिल क्या होता है कि एकोमोडेट करता है, मतलब वो ब्राइट लाइट में जाएगा तो प्यूपिल का लाइट साइज छोटा हो जाता है, डिम लाइट में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसका प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ठीक ये भी बच्चों में भी होता है, ठीक है। तो जब वो बच्चे को हम ब्राइट लाइट में लेके जाते हैं तो उसका प्यूपिल का साइज 2 से 4 मिलीमीटर हो जाता है, जबकि वहीं डिम लाइट में उसका डायमीटर 4 से 8 मिलीमीटर, ये नॉर्मल है, ठीक है, इतनी डायमीटर ये नॉर्मल है। अगर इससे कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, या फिर उसकी डायलेशन या फिर कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पा रही है, तो ये क्या चीज़ कहलाएगी? एबनॉर्मल कहलाएगी, ठीक है, एबनॉर्मल होगी, ओके। और जब यही प्यूपिल का जो डायमीटर है अनइक्वल रहे, ठीक है, अनइक्वल कहने का मतलब है कि एक आंख में कुछ और डायमीटर है, दूसरी आंख में कुछ और डायमीटर आ रहा है, हम डिम लाइट में लेके जा रहे हैं, ब्राइट लाइट में लेके जा रहे हैं, एक आंख की कुछ और डायमीटर आ रही है, दूसरी आंख की कुछ और डायमीटर आ रही है, तो उससे हम लोग बोलेंगे एनीस्कोरिया, ठीक है, एनीस्कोरिया उसे बोलते हैं,
ठीक है। ये सारे टर्म थोड़े या आप लोग याद रखेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मदद मिलेगी। इफ़ डिस्चार्ज प्रेजेंट इन आइज, ठीक है। अब क्या चीज़ दूसरी एबनॉर्मलिटीज क्या देखने को मिल सकती है कि उसकी आँख में कंटिन्यूअस डिस्चार्ज आ रहा है, यानी वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर कोई थिक म्यूकस लाइक डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये भी एक एबनॉर्मल चीज़ है। तो किसकी वजह से हो सकती है? इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या तो वो इन्फेक्शन माँ को थी या फिर न्यू बॉर्न बच्चे को इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है। तो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम इसे कहते हैं। इरेगुलर रेगुलर इसमें डिस्चार्ज होते रहता है। क्लाइमेडिया कंजक्टिवाइटिस जो होती है उसमें भी रेगुलर डिस्चार्ज होते रहता है, ठीक है। हाइपरस्टेलोरिज्म क्या होती है कि स्पेस बिटवीन इनर कैंथस, जो अभी मैंने बताया कि इनर कैंथस के बीच में जो स्पेस था वो 2.5 मिलीमीटर था, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। तो जब यही 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेलोरिज्म, ठीक है, हाइपरटेलोरिज्म बोलते हैं इसे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सिस्टम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें अब ईयर के बारे में, ठीक है। तो एक तरफ मैं नॉर्मल चीज़ें बताऊंगी, दूसरी तरफ एबनॉर्मल चीज़ें, ठीक है। तो नॉर्मल चीज़ें में क्या है कि उसकी ईयर की जो शेप है वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए, यानी दोनों कान बराबर सही होने चाहिए, ठीक है। लोकेशन उसका सबसे बड़ी चीज़ लोकेशन हमें पता होना चाहिए ईयर का। तो ईयर का जो लोकेशन होता है यहाँ पे आप फिगर में देखिए, ये है इनर कैंथस और ये है आउटर कैंथस, ठीक है। तो आउटर कैंथस से हम एक इमेजिनरी लाइन लेके जाते हैं, ठीक है, और उस इमेजिनरी लाइन से हमारी जो कान होती है थोड़ी सी ऊपर होती है, ठीक है। मेक इमेजिनरी लाइन फ्रॉम आउटर कैंथस, ठीक है, टू ईयर से लेके हम लोग आउटर कैंथस तक एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। ईयर जस्ट एबव द आउटर कैंथस ऑफ आई, और उस इमेजिनरी लाइन से थोड़ी सी ऊपर कान होनी चाहिए, ठीक है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अब वहाँ पे एक और नॉर्मल चीज़ क्या होनी चाहिए कि किसी भी तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली बच्चा जन्म लेता है तो किसी भी तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी तरह का डिस्चार्ज कान से आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, या फिर कोई डैमेज, कोई ट्रॉमा हो रखा है जिसकी वजह से फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एबनॉर्मल चीज़ें क्या देखने को मिल सकती है हमें? लो सेट ईयर, ठीक है। लो सेट ईयर हो गया है कि ये जो कान जो है ना, हम जो इमेजिनरी लाइन लेके गए थे उस इमेजिनरी लाइन से नीचे हमारा कान जब हो, ठीक है, उससे नीचे हमारे ईयर प्रेजेंट हो, तो ये कहलाती है लो सेट ईयर। ऑरिकुलर पीना बिलो द इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइन है उससे नीचे हो। फ्रॉम आउटर कैंथस से जो हम इमेजिनरी लाइन लेके जा रहे हैं तो उससे अगर नीचे कान हो तो उसे हम लोग बोलते हैं लो सेट ईयर। ये मोस्टली किस में देखने को मिलता है? डाउन सिंड्रोम वाले बेबी, ठीक है। एक और आपको साइन मिल गया डाउन सिंड्रोम का, आप पहचान सकते हैं, ठीक है। अब है कि डिस्चार्ज, अब एक और एबनॉर्मल चीज़ कि अगर किसी भी तरह का बच्चे में डिस्चार्ज प्रेजेंट है तो इसका मतलब बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है। अब देखते हैं डिस्चार्ज, ठीक है, ड्यू टू इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन कौन सा? ओटाइटिस मीडिया। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे के मिडिल ईयर में, ठीक है, मिडिल ईयर मीडिया है, ठीक है, ओटाइटिस मतलब ईयर, किसी के मिडिल ईयर में कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो वो क्या करेगा कि डिस्चार्ज कॉज करेगा, ठीक है। मिडिल ईयर में अगर इन्फेक्शन होता है तो डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अब ये मिडिल ईयर का इन्फेक्शन कैसे होगा? ठीक है, ड्यू टू क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट जो हमारा हार्ड पैलेट होता है, बकल कैविटी में जो हार्ड पैलेट होता है, अगर उसका फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट सिंड्रोम वाले बेबी में ये चीज़ मिलती है, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट वाले सिंड्रोम वाले बेबी में ये चीज़ मिलती है, मोस्ट कॉमन फॉर द इन्फेक्शन, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट सिंड्रोम हो रखा है किसी को तो क्या होगा कि हमारा जो फ्यूजन है, जो हार्ड पैलेट का जो फ्यूजन है वो नहीं होता है। क्लेफ्ट पैलेट सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हार्ड पैलेट होता है उसका फ्यूजन, वहाँ पे जो ये बोन जो रहता है ना वो आपस में फ्यूज नहीं हो पाता, वहाँ गैप रहता है। तो हम कोई भी चीज़ अगर बच्चे को दूध पिलाते हैं या फिर कुछ भी चीज़ करते हैं तो वो ऊपर की तरफ चला जाता है, वो हमारे फेरिंग्स में चला जाता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। वो जब हमारे थ्रोट और बकल कैविटी फेरिंग्स में जाता है तो हमारा जो फेरिंग्स जो है वो मिडिल ईयर से कनेक्टेड होता है। आप समझ रहे हैं बात? हमारा जो क्लेफ्ट पैलेट है, ऊपर हार्ड पैलेट जो है वो फ्यूज नहीं हुआ, वहाँ पे गैप है, दूध पिला रहे हैं, कुछ भी पिला रहे हैं बच्चे को, वो क्या है, वो चला गया थ्रोट फेरिंग्स वाले एरिया में चला गया। और हमको पता है कि हमारी जो मिडिल ईयर है वो हमारी फेरिंग्स से कनेक्टेड होती है, तो जब वहाँ से कोई भी इन्फेक्शन होगा फूड की वजह से तो वो इन्फेक्शन चला जाएगा फेरिंग्स में,
जब वो फेरिंग्स से इन्फेक्शन जाएगा तो फेरिंग्स से स्टियन ट्यूब जो होती है, मिडिल ईयर का जो स्टियन ट्यूब होता है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो वो जो इन्फेक्शन कहाँ पहुँच जाएगी, मिडिल ईयर में। और जब मिडिल ईयर में पहुँचती है तो वहाँ पे ओटाइटिस मीडिया कराती है। जब ओटाइटिस मीडिया होता है तो वहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। समझ आई बात। और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लग रही होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोज का, ठीक है। नोज नॉर्मली जो होती है, ठीक है, प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ द फेस, फेस के मिडिल में प्रेजेंट होती है, फ्लैट होती है, पटेंसी डू नॉट फ्लेयर, नेजल फ्लेयर अब्सेंट, ठीक है। फ्लेयर का मतलब क्या होगा कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारी नॉर्मल नाक रहती है, कोई ऐसा फैलता नहीं है, सिकुड़ता नहीं है, कोई ऐसा मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अब देखिए नेजल फ्लेयरिंग क्या होती है कि वाइडनिंग ऑफ नोज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोज लिखा हुआ है या फिर नॉस्ट्रिल, ठीक है। ये जो हमारा नॉस्ट्रिल एरिया है, ठीक है, ये वाला अगर हम सांस लेते वक्त बच्चे में ये फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं कि इंस्पायरेशन के समय जब बच्चा सांस ले रहा है तो ये जो फेरिंग्स, ये जो नेजल एरिया है ना, ये, ठीक है, ये दोनों ये फैल रहा है, ठीक है, मतलब इसकी वाइडनिंग हो रही है, तो ये डिनोट करता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बच्चे में हो रखा है, ठीक है। अगर नेजल फ्लेयरिंग का केस आ रहा है, अगर आप एग्जामिन कर रहे हो, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो और आप देख रहे हो कि नेजल फ्लेयरिंग हो रही है, तो इसका मतलब बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। समझ आई। अब देखिए नॉर्मल चीज़ें देखिए, नो नेजल सेप्टम डेविएशन, नॉर्मली बच्चे में या फिर किसी भी इंसान में नेजल सेप्टम डेविएशन नहीं होता है। अगर नेजल सेप्टम डेविएशन होता है तो वो एक एबनॉर्मल चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होती है, ये हमारा दो ये ओपनिंग होती है, ठीक है। ये दो साइड का नोज़ होता है, नॉस्ट्रिल होता है, तो इसके बीच में एक सेप्टम होती है, ठीक है। नेजल कैविटी को दो पार्ट में ये डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। लेकिन अगर यहीं डेविएटेड हो जाए नेजल सेप्टम, किसी एक साइड डेविएटेड हो जाए तो एक साइड का एरिया जो होगा वो नैरो हो जाएगा और एक साइड का एरिया क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। यानी उसको एक साइड के नॉस्ट्रल से, एक साइड के नोज से उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, और जिधर साइड वाइड है उधर साइड वो बहुत आसानी से सांस लेगा, लेकिन वहीं इधर साइड से उसको डिफ़िकल्टी होगी सांस लेने में, ठीक है, रेस्पिरेशन करने में उसको डिफ़िकल्टी होगी। तो नेजल सेप्टम डेविएशन जो हो सकती है या तो लेफ्ट हो सकती है या तो राइट, ठीक है, किसी भी एक साइड हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन इसका क्या होता है, एपिस्टैक्सिस हो सकती है, नोज ब्लीडिंग इसकी मेजर क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। याद रखिएगा कि डेविएटेड नेजल सेप्टम की जो कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, एपिस्टैक्सिस होती है, ठीक है, कॉमन है। इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि अगर किसी की नोज से ब्लीडिंग होने लगी, नोज ब्लीडिंग होने लगी, तो उसमें क्या करते हैं कि बच्चों को अपराइट सीधी बैठाते हैं, लीन फॉरवर्ड आगे की तरफ हल्का सा झुका देंगे, हल्का सा पिंच नोज को पिंच करेंगे और आइस को अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी मैनेजमेंट होती है एपिस्टैक्सिस की, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी में नॉर्मल और एबनॉर्मल चीज़ें देखें, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, एपिस्टिन पल्स, ठीक है, वाइट कलर सिस्ट प्रेजेंट ऑन द हार्ड पैलेट, ठीक है। एक नॉर्मल चीज़ है कि जो बच्चा न्यू बॉर्न जन्म लेगा उसके ऊपर हार्ड पैलेट पे ये एक पर्ल दाना लाइक वाइट कलर की दाने लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, जो कि एक नॉर्मल है, पेनलेस होती है, ऑटोमेटिक डिसअपीयर विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर वो ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। कलर ऑफ टंग पिंक, ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अब एबनॉर्मल क्या चीज़ें हो सकती हैं कि वाइट सिस्ट ऑन टंग एंड गम्स ड्यू टू एक्सेस ग्रोथ ऑफ कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक है। ये जो वाइट कलर की जो ये सिस्ट प्रेजेंट थी वो कहाँ थी, हार्ड पैलेट पे थी, तो एक नॉर्मल चीज़ था। लेकिन वही सिस्ट टंग और गम्स वाले एरिया में आ जाए तो ये किसकी वजह से होता है, फंगल ग्रोथ की वजह से, कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल थ्रस के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं, ओरल थ्रस के नाम से। ये भी पेनलेस होता है, नॉट डिसअपीयर ऑटोमेटिकली, ये जिस तरह से ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाता था ये डिसअपीयर खुद से नहीं होता है। इसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन देनी पड़ती है, फ्लूकोनोजोल देनी पड़ती है, ठीक है, फ्लूकोनोजोल, ठीक है। अब हम लोग को ओरल कैविटी में और दो एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप क्या होती है, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप्स अपर लिप्स जो होती है उसकी फ्यूजन नहीं हो पाती है, ठीक है, उसकी फ्यूजन नहीं हो पाती है, वहाँ पे इनकम्प्लीट फ्यूजन रहती है, तो ये कहलाती है क्लेफ्ट लिप।
सर्जरी इसकी 1 to 3 मंथ के अंदर अंदर इसकी हम सर्जरी करते हैं, जिसको चिलियोप्लास्टी या फिर लेबियोप्लास्टी सर्जरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है क्लेफ्ट पैलेट, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ बोनी टिश्यू ऑफ हार्ड पैलेट। अभी मैंने बताया कि यहाँ जो हार्ड पैलेट होता है उसकी फ्यूजन नहीं हो पाती, इनकम्प्लीट फ्यूजन होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया हो रहा था और डिस्चार्ज हो रहे थे ईयर में। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है कि बोनी टिश्यू का हार्ड पैलेट में उसकी फ्यूजन नहीं हो पाती है। सर्जरी जस्ट बिफोर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, इसकी मतलब आवाज़ निकलने से पहले, बच्चे की जब आवाज़ वो बोलना शुरू कर देता है उससे पहले हम इसकी सर्जरी कर देते हैं। एट 18 मंथ ऑफ एज कितनी 18 मंथ में हम करते हैं, जिसको प्लेटोप्लास्टी के नाम से जानते हैं या फिर स्टाफाइलोग्राफी के नाम से सर्जरी का नाम हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसकी हम सर्जरी 18 मंथ के आसपास करते हैं। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद वो जब बोलना शुरू करता है, ठीक है, 18 मंथ से वो बोलना शुरू करता है, उसके बाद ही हम इसकी सर्जरी करते हैं। ठीक है, बिफोर बोलने से पहले ही हम इसकी सर्जरी करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चेस्ट में देखते हैं कि क्या चीज़ नॉर्मल और क्या चीज़ एबनॉर्मल होती है। सर्कुलर अपीयरेंस ऑफ चेस्ट जो होता है बच्चों की एक सर्कुलर अपीयरेंस नज़र आती है, क्योंकि चेस्ट का डायमीटर हेड के डायमीटर से कम होता है तो एक सर्कुलर नज़र आती है। ठीक है, एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होती है वो इक्वल होती है ट्रांसवर्स डायमीटर, यानी ये जो हमारा चेस्ट हो गया उसकी ये डायमीटर और ये डायमीटर दोनों ही ये सर्कुलर इस तरह से ये डायमीटर और ये डायमीटर दोनों ही इक्वल होती है। इसकी वजह से हमारा जो चेस्ट जो दिखाई पड़ता है बच्चों में वो एक सर्कुलर शेप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, चेक स्किन टर्गर इन एडल्ट स्टर्नम एंड थाई। हम लोग क्या करते हैं कि स्किन जो टर्गर देखते हैं वो कहाँ देखते हैं एडल्ट में, स्टर्नम पे देखते हैं या फिर थाई पे देखते हैं। ठीक है, लेकिन इन्फेंट में स्किन टर्गर हम लोग कहाँ देखते हैं, एब्डोमेन एरिया में, याद रखिएगा। ठीक है, रेस्पायरेशन इन न्यू बॉर्न। ठीक है, न्यू बॉर्न में जो रेस्पायरेशन होती है उसे हम लोग बोलते हैं डायफ्रैगमेटिक रेस्पायरेशन, यानी वो डायफ्रागम एब्डोमिनल मसल्स के हेल्प से रेस्पायरेशन करता है बच्चा, मतलब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जब वो करता है तो उसमें एब्डोमिनल मसल्स का यूज होता है, इसलिए उसको बोला जाता है डायफ्रैगमेटिक रेस्पायरेशन। लेकिन वहीं एडल्ट में हम लोग नॉर्मली डायफ्रैगमेटिक रेस्पायरेशन नहीं करते हैं, पल्मोनरी रेस्पायरेशन ही होता है। उसमें नॉर्मल हमारी लंग्स चेस्ट जो होती है वो थोरेसिक रेस्पायरेशन सिर्फ होती है। ठीक है, राइज एंड फॉल ऑफ चेस्ट एब्डोमिनल मसल्स, मतलब इसमें एब्डोमिनल मसल्स का यूज होता है। हार्ट एंड लंग्स साउंड नॉर्मल होते हैं। ठीक है, ये रहा नॉर्मल रहा। अब एबनॉर्मल चेस्ट में हमें क्या चीज़ें दिख सकती है कि जो अभी मैंने बताया कि ये जो सर्कुलर शेप इसकी रहती है, चेस्ट की जो शेप रहती है वो सर्कुलर रहती है, लेकिन वही पिजन शेप चेस्ट हो जाए, सीसॉ रेस्पायरेशन डोंट राइज एंड फॉल ऑफ एब्डोमिनल मसल्स विद चेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अभी मैंने बताया कि नॉर्मली क्या होता है बच्चों में एब्डोमिनल मसल्स का यूज होता है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करने में, लेकिन अगर यही एब्डोमिनल मसल्स का यूज ना हो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करने में तो उसे हम लोग बोलते हैं सीसॉ रेस्पायरेशन, जो कि एक एबनॉर्मल चीज़ है। ठीक है, समझ आई? अगर आपको इतना तक समझ आई होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक देखते हैं। ठीक है, आई थिंक आज ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो आई विल कंटिन्यू दिस फिजिकल एग्जामिनेशन लेक्चर इन अदर लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट डे, क्योंकि ये आज कंप्लीट नहीं हो पाएगी और भी सिस्टम है, तो ठीक है आगे मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको ये लेक्चर नोट्स पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप कमेंट करके बताएं कि ये आपको लेक्चर कैसी लगी। ठीक है, और आगे नेक्स्ट लेक्चर आप लोग चाहते हैं क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है, तो आप लोग ये कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।